ये ट्रैवर्सिंग पाथ याद है किसी को? डीएफएस के 3 मोड्स होते हैं, ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। डीएफएस के होते हैं तीनों। अच्छा जी, इसका ट्रैवर्सिंग पाथ होता है लेफ्ट टू लेफ्ट। मतलब क्या है इसका, ये देखें, ये ट्री होती है ना बेटा, ये ट्री है, तो इस ट्री में ये नोड है, नोड के रिस्पेक्ट से एक पोर्शन लेफ्ट बन जाता है और एक पोर्शन राइट बन जाता है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट पार्ट को फिर राइट पार्ट को सॉल्व करना होता है। अब जब आप लेफ्ट पार्ट के अंदर आते हैं, जो मेन नोड होती है, हाँ, सब ट्री जो कहलाती है, उसकी भी सब ट्री बनती है, फिर इसकी भी सब ट्री बनती है अंदर। फिर सब ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपने रिकर्जन पढ़ी होगी, आपको याद होगा, ये कोड आपने किया होगा, 4 लाइनों का कोड है इसका, 5 लाइनों का, अगर रिकर्जन आपको आती है तो। याद आ रहा है कुछ? तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि इसका ट्रैवर्सिंग पाथ ये होगा। फर्स्ट करेंगे, हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं एच को, तो ये देखें, इसका ट्रैवर्सिंग पाथ होगा ए बी फिर ई, मस्जिद कोई चाइल्ड नहीं है तो फिर इसका एफ, फिर जे, फिर के, फिर पी, फिर वापस जाएंगे सी पर। ये देखें, ये वाला पूरा पोर्शन इसने कंप्लीट कर लिया। क्लियर? क्या नहीं है बेटा? ये के है ना, तो के नहीं है क्या? कौन क्यों कह रहा है के नहीं है? सही है गलत है? ए बी ई एफ जे के पी, इज इट क्लियर? पहले भी ठीक ही था। अच्छा, फिर उसके बाद आप आए सी पर, फिर जी पर, फिर एल पर, फिर क्यू, फिर आर, फिर आपको मिला एच। तो ये इसका पाथ होगा, ठीक है? इज इट क्लियर? अब सवाल आपका मेरा वही है कि भाई इसको अचीव कैसे करेंगे, इस पाथ को हम अचीव कैसे करेंगे, सवाल वही, ठीक है ना? क्योंकि हमें लेफ्ट टू लेफ्ट जाना है, तो हम इसको अचीव कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने फिनिश के अंदर, अगर हम वाली लॉजिक यूज करें जो हम कर रहे थे, तो रिविजिट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिनिश के अंदर जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसका नाम है स्टैक। क्या नाम है? स्टैक। ठीक है भाई, ये हमारा स्टैक है और हम इसको फ्रिंज के अंदर यूज करते हैं। कैसे कि सबसे पहले आपने बॉटम पे रख दिया एक लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट, ए रख दिया, ए को बाहर निकाला और ए से उसके चाइल्ड पूछे, तो उसके 3 चाइल्ड हैं, तो ए के चाइल्ड को आपने इस तरह से रखना है कि राइट चाइल्ड फर्स्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ स्टैक में पुश करवाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ स्टैक में पुश। मतलब क्या है, पहले राइट चाइल्ड आएगा डी, फिर सी, फिर बी। क्लियर? ए डिलीट हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ पुश करवाना है। इज इट क्लियर? अब आपने फिर इससे मांगा तो बी मिल गया आपको, बी बाहर आ गया और बी के जो चाइल्ड है वो ई और एफ है।
तो पहले एफ फिर ई, फिर ई बाहर आ गया, ई डिलीट हो गया, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर एफ बाहर आया, एफ डिलीट हो गया, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। पर एफ के दो चाइल्ड है, के और जे। फिर जे बाहर आया तो जे का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर के बाहर आया, के का एक चाइल्ड है पी। फिर पी बाहर आया, पी का कोई चाइल्ड नहीं है। तो देखें आपने वो पूरी ट्री जो हमने लेफ्ट सब ट्री थी उसको आपने चेक कर लिया और आपको आपका आंसर नहीं मिला है। और आपके पास स्टैक के टॉप पर इस वक्त सी होना चाहिए। ये देखें ये सब डिलीट हो गए, ये रहा सी। यहाँ से आपने सी पिक किया, सी के दो चाइल्ड है एच और जी। फिर आपने जी पिक किया, जी का एक चाइल्ड है एल। आपने एल पिक किया, एल बाहर आया, एल के दो चाइल्ड है क्यू एंड आर। आपने आर एंड क्यू, तो आपने क्यू पिक किया, क्यू बाहर आया, क्यू चाइल्ड आर बाहर आया, तो ये सब डिलीट हो गए। फिर आपको मिल गया जी बी डिलीट एच। तो ये आपका बात बनी। तो बात वही है सारी, ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो ये बना हुआ है स्पेस है, ये आपका टाइम है और ये ठीक है। तो होपफुली आपको डीएफएस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही है। अच्छा आप एक सवाल का जवाब दें कि बताएं ये कंप्लीट है या नहीं है। ये कंप्लीट है। अच्छा जी ये कंप्लीट नहीं है। बताएं कैसे। हम लोग कंप्लीट की डेफिनेशन ये देते हैं कि हर सिचुएशन में अगर आंसर है तो उसे आंसर ला के देना चाहिए, सिर्फ इस सवाल में नहीं जो आपको दिख रहा है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा हो जिसमें आंसर ना ला के दे, फिर तो कैसे पता चलेगी वो बात। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। पहले बताएं ये ऑप्टिमल है या नहीं है। कंप्लीट तो नहीं है, कंप्लीट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बताएं ऑप्टिमल है या नहीं है। जी ये ऑप्टिमल है या नहीं है। ये ऑप्टिमल है या नहीं है, जल्दी से बताइए। अगर मेरा आंसर ये रखा हुआ होता एच, तो मुझे ये वाला आंसर ढूंढ के लाके देता है या ये वाला लाके देता। ये लेफ्ट वाला या राइट वाला आंसर ढूंढ के लाके देता है। तो ये तो बेस्ट नहीं है, बेस्ट तो ये वाला सॉल्यूशन है। सही कह रहा हूँ गलत। तो ये ऑप्टिमल तो नहीं हुआ है, सही है ना। ऑप्टिमल पे तो सब एग्री कर गया कि ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल में तो सब एग्री कर गया ना कि ऑप्टिमल नहीं है। अब आ जाते हैं कंप्लीट पे। देखें एक कोर्स है कंपाइलर का, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ जाए। कंपाइलर की कोर्स में ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है पार्स ट्री का। ये देखिए फर्स्ट करें कि ए की वैल्यू जो है वो है ए और बी, मतलब ए की जगह पे मैं या तो ए लिख सकता हूँ या बी लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर। ए की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ या बी लिख सकता हूँ, ऐसा ही है। अब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास देखें ए के दो ऑप्शन, ऐसा ही है। यस और नो, एग्री और डिसएग्री, इसका मतलब है और दो ऑप्शन है ना। फर्ज कर ले मुझसे कहा गया कि बी बनाइए, बी को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, स्मॉल बी को।
लेकिन मैं इसको डीएफएस से कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको ये एक्सपेंड किया तो लेफ्ट पे ये आ गया, राइट पे आ गया। अब लेफ्ट पे आके मैंने इससे पूछा क्या तुम्हारे पास कोई चाइल्ड है, वो बोलेगा हाँ कैपिटल ए की मेरे पास वैल्यूज हैं। तो कैपिटल ए की जगह पे जब मैं कैपिटल ए की वैल्यू लिखूंगा तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, ए। तो ये ए अपनी जगह पर है और इस कैपिटल ए की जगह पे आ जाएगा ए। एग्री और नॉट। और फिर इस कैपिटल ए की जगह पे आ जाएगा बी ए। मतलब ये और ये इस कैपिटल ए की दो वैल्यूज हैं, एग्री और डिसएग्री। मतलब समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। कैपिटल ए की ये दो वैल्यूज है, इसका मतलब है कैपिटल ए जहां कहीं भी होगा उसकी जगह पे मैं दोनों वैल्यूज लिख सकता हूँ। ऐसा ही है, ये समझ में आ गई बात? अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ स्मॉल बी को, स्मॉल बी ये लिखा हुआ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ डीएफएस। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई? अब जब मैं ट्री में आता हूं तो डीएफएस कहता है लेफ्ट के चाइल्ड जनरेट करो। लेफ्ट से पूछता हूँ तुम्हारे चाइल्ड है, वो कहेगा हाँ, क्योंकि कैपिटल ए जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी मेरे पास वैल्यूज हैं। जब मैं इसकी चाइल्ड बनाऊंगा तो स्मॉल ए अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन इस कैपिटल ए की जगह पे एक दफा ये वैल्यू आ जाएगी, एक दफा ये। समझ में आया? इस कैपिटल ए की जगह पे एक दफा ए आ गया और इस कैपिटल ए की जगह पे एक दफा स्मॉल बी आ गया। ये समझ में आया यहाँ तक? अगर ये डीएफएस होगा तो डीएफएस पहले इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड पे जाएगा। ऐसा ही है? नहीं, अब मुझे बताएं क्या इस नोड के मजीद चाइल्ड बन सकते हैं? क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यूज है तो इसका मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट चलता रहेगा ना सिलसिला। इसका मतलब आंसर मौजूद है, लेकिन हम फंस गए और रिपीट भी नहीं हो रही नोट। हर नोड अलग है, देखें ये नोड अलग है, ये नोड अलग है। अगर नोट रिपीट हो रही होती तो मैं कहता भाई स्टक हो जाओ, रुक जाओ और वापस आ जाओ ऊपर, लेकिन ये नोट रिपीट भी नहीं हो रही। ऐसे ही है, तो इसका मतलब आंसर मौजूद है, लेकिन आपका एल्गोरिथम आपको आंसर ला के नहीं देगा। क्लियर हो गई बात? अब एग्री करते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिमल भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भाई तुम कंप्लीट भी नहीं हो, ऑप्टिमल भी नहीं हो, तो तुम हो क्यों? ऐसा ही है ना, जब कंप्लीट भी नहीं है, ऑप्टिमल भी नहीं है, तो है क्यों आप? तो बेसिकली ये कंप्लीट है उस सूरत में जब आपका स्पेस जो हो, स्पेस फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब क्या है कि आपके लेवल फिक्स हो कि भाई 10 हो, 15 हो, 20 हो, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो अगर फर्स्ट करें मैं किसी स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ एक रूम के अंदर, तो मुझे मिलेगा वो, देर से मिले जल्दी मिले कि नहीं मिलेगा, एग्री। लेकिन वो रूम कंटिन्यू होता रहे तो फिर तो नहीं मिलेगा ना यार वो, अगर मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएफएस इज कंप्लीट इफ द स्पेस इज फाइनाइट। इज इट क्लियर? DFS is complete if the space is finite and the space complexity in some cases is better than BFS. The space complexity of DFS is better than BFS क्योंकि वो ब्रांचिंग फैक्टर हाई होता है तो फंस जाता है। ये नहीं फंसेगा क्योंकि ये सिर्फ एक को स्टोर करेगा फिर आगे चले जाएगा, ये सबको स्टोर करते हुए चलेगा, इसके भी चाइल्ड को, इसके भी चाइल्ड को। तो इट माइट बी पॉसिबल कि BFS के मुकाबले में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बेहतर हो। तो हम उन केसेस में जहां पर हमें स्पेस फाइनाइट हो, हम वहां इसको लगा लेते हैं। BFS के मुकाबले में कंपैरेटिवली आंसर बेहतर दे रहा होता है, क्योंकि आपके आंसर सिर्फ, ज्यादातर प्रॉब्लम में आंसर आपके मोर देन वन होते हैं। तो एक आंसर अगर हो तो शायद हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे पास जब ज्यादा आंसर होते हैं तो हमें बेहतर। अब सोचे ना कि अगर हम एन क्वीन पजल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे ढूंढ रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन बताए थे मैंने आपको? 92। कितने सॉल्यूशन बताए थे? 92। और टोटल वो कितनी बताई थी स्टेट्स? आपने बोला था 64 से लेके 56 तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतनी ज्यादा स्टेट्स होंगी आपकी, उसमें 92 पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो हो सकता है अगर आप डीएफएस लगाएं तो आपको शायद सॉल्यूशन पहले मिल जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको यहीं तक रखते हैं आज के लिए।